मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 10वीं 10th क्लास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप 10वीं क्लास का संपूर्ण गणित का पाठ्यक्रम करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जिनके लिए बहुत यूजफुल है। ये 9th क्लास के बेसिक को भी कवर करता है। इसके साथ साथ 11वीं व 12वीं में पढ़ने के लिए बेसिक बिल्डअप करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। IIT NIT जैसे ब्रांडेड संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए, JEE मेन और एडवांस की परीक्षा को करेक्ट करने के लिए इनका बेसिक बहुत उपयोगी है। ये गणित के वरिष्ठ अध्यापक अर्थात सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में ये गणित के पेपर में तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, परंतु फर्स्ट पेपर में सभी विषयों के प्रथम पेपर में जो जनरल पेपर होता है उसमें इसकी विशेष भूमिका रहती है। तो आप सब इस पर ध्यान से पढ़िएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन की एक मुहिम में आप हिस्सा बनकर इसका फायदा उठाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों में HCF LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए कि दोनों का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है क्या। तो दोस्तों अपन ने गुणनखंड सीखा। गुणनखंड के बाद में जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है उसकी सहायता से अपन HCF LCM करेंगे जो गुणनखंड पर आधारित है। ये जो बाद में जांच कीजिए उसका बताता हूं। देखो HCF A और B दो संख्याएं हैं, मान लो एक A है एक B है। HCF कोष्ठक AB का मतलब है दो संख्याओं का HCF गुणा LCM ऑफ A एंड B, दो संख्याओं का LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये हमेशा होता है, ये सत्यता यहाँ जांच कीजिए लिखा है, ये प्रूफ करना ही समझ लीजिए हमेशा होगा। यदि नहीं हो रहा तो आप समझ जाना आपने कहीं दोस्तों गलती कर दी है, आपने कहीं दोस्तों गलती कर दी है। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। इस प्रश्न पे जाने से पहले एक और चीज बताता हूं, ये तीन में नहीं होती। मान लो ABC होता है तो HCF ऑफ ABC और LCM ऑफ ABC दोस्तों ये तीनों नहीं बराबर होता A गुना B गुना C के, ये ध्यान में रखना। तो ये दोनों चीज आप नोट कर सकते हो। इसका कुछ और कंसेप्ट आता है और इसका ये कंसेप्ट होता है दोस्तों, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद अपन इस प्रश्न पे चलने वाले, तो ये हमेशा जांच करेंगे लेकिन फॉर्मेलिटी होगी क्योंकि ये दोस्तों सदैव होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों, इसके बाद अपन दोस्तों चलते हैं अपने ये मैं रफ कर देता हूं। अब अपन अपने प्रश्न पे दोस्तों चलते हैं, अपन अपने प्रश्नों पे दोस्तों चलते हैं। देखिए अपना दोस्तों प्रश्न क्या है देख लेता हूं। पहला प्रश्न जो अपने को करना है, ये प्रश्न ये है कि भाई 26 और 91 है। तो पहला में मैं 26 का गुणनखंड निकालता हूं। 26 का गुणनखंड 2, 13 और 13 का खुद जो होता है तो 13 का 91 का निकालता हूं दोस्तों। तो 91 का क्या 7, 13 बार 13 7 91 और 13 का 1, यानी कहने का मतलब हुआ 26 का होता है 2 गुना 13 और 91 का होता है 7 गुना 13। डायरेक्ट भी लिख सकते हो यदि आपको गुणनखंड सीधे पता है 2 गुना 13 है सर। अब देखिए HCF क्या होता है दोस्तों और LCM क्या होता है, पहले आपको मैं समझा देता हूं दोस्तों। दो संख्याओं के या तीन संख्याओं के HCF और LCM जब भी निकालने हो तो गुणनखंड विधि उपयुक्त है। यूक्लिड्स मेथड तो दो संख्याओं के HCF के लिए ही उपयुक्त विधि थी, लेकिन ये वाली विधि दो संख्याओं और तीन संख्याओं दोनों प्रकार की संख्याओं के लिए उपयुक्त है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं कि तीन संख्याओं का या दो संख्याओं का अपन निकाल रहे हैं तो उनका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उनको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। फिर उनमें से देख लीजिए कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या क्या आ रहा है। तो उभयनिष्ठ जो आ रहा है वो HCF होता है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि समान अभाज्य संख्याएं होती है तो उनको लेना है और उनकी कम घात वाले को लेना है, क्योंकि वही तो दोनों में उभयनिष्ठ हो पाएगा, तो वो HCF। LCM का मतलब होता है दोनों गुणनखंडों के
जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उसकी तो बड़ी वाली घात लेना है। जैसे मान लो एक 2 की घात 3 है, एक 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 वाले को लेना है। तो इस एलसीएम में दो चीजें, जो कॉमन है उसमें तो दोस्तों बड़ी वाली घात को लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज है जैसे कि जैसे लेना है, वही एलसीएम है। कैसे? देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें मैं यदि देखना चाहूं दोस्तों तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए दोस्तों 13 कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ तो कितना 13, और एलसीएम कितना, 2 कॉमन है क्या, एज इट इज लिख दो। 7 कॉमन है क्या, नहीं है जैसे लिख दो। 13 कॉमन है, देख लो 13 कॉमन है, तो 13 की जो मैक्सिमम घात, दोनों में एक ही एक घात है, तो दोनों 13 7 91, 91 का डबल 182 दोस्तों, इसका एलसीएम आ गया। अब अपन इसकी जांच करना चाहें आगे, ये दो संख्याओं का गुणनफल, तो बायां पक्ष क्या कह रहा है, बायां पक्ष क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बायां पक्ष कह रहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करो दोस्तों, 26 गुना 91, आप करके देखना। और इधर 26 गुना 91 में, मैं इधर करके भी बता देता हूं आपको। 26 गुना 91 में ये करेंगे दोस्तों तो 26, और यहाँ पे आएगा 9 6 54, 5 एक्स्ट्रा 9 2 18 5 23, यानी ये जोड़ेंगे तो 2366 आएगा दोस्तों। ये 2 3 6 6 आएगा, ठीक है। अब अपन बाद में देख लेंगे कि भाई उसका भी वही आ रहा है, क्या आ रहा है वो उसके डिपेंड करता है। तो बाई साइड तो बायां पक्ष तो 2366 आ गया। अब अपन बात करते हैं दायां पक्ष पर। दायां पक्ष क्या है, अर्थात लेसे पे इंटू मेसे पे, एचसीएफ गुना एलसीएम, ये है। ये एक तो है 13, एक 182, 182 से 13 को गुना करते हैं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितने बचे, ये या गुना करके आपको यदि डायरेक्ट नहीं बता दिया, गुना करके देख लीजिएगा। 182 को 13 से गुना किया दोस्तों, तो 2 3 थे 8 3 54 और 182, देख लीजिए 8 5 13 2, यही 2366 आ रहा है दोस्तों, 2366। ये ऑलवेज आएगा, यदि आपके नहीं आ रहा है तो आप अपना लेसे पे या मेसे पे एलसीएम और एचसीएफ को दोस्तों चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में चलता हूं आपके दूसरे प्रश्न पे। अब मैं ये जांच नहीं बताऊंगा, देखना आगे वाले दोनों प्रश्न है, इसमें जांच नहीं बताऊंगा, ये हमेशा होगा, आप करते रहना। मैं डायरेक्ट इसके गुणनखंड बता रहा हूं, 510 और 92 के, 510 और 92। दूसरा वाला दोस्तों हम कर रहे हैं जो कि 510 और 92 है, 510 और 92। तो पहले मैं 510 का दोस्तों करूं तो देखिए 510 में 2 का जाता है तो कितनी बार, 255 बार। फिर 2 का जाता नहीं है, 3 का जाता है, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, 85 बार। फिर 7 कितना, 5 का जाता है 13 बार, 5 एकम 5, 5 7 17 बार, 5 7 35। फिर 17 का जाता है दोस्तों, तो 17 5 85 होता है, तो ये आ गया। और 92 का इसी प्रकार से देखना चाहूं तो 92 में सबसे पहले 2 का जाता है, 2 का गया तो 46, कैसे, 2 चौके 8, 1 बचा 2। फिर 46 में 2 का गया तो 23 बार आधा, और फिर 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 1 बार, ठीक है दोस्तों। तो 510 का तो क्या आ गया, 510 का तो आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और दोस्तों आपके आ गया 92 का, क्या आ गया वो लिख देता हूं, 92 का आ गया 2 का स्क्वायर गुणे 23। अब दोस्तों एलसीएम एचसीएफ निकालता हूं, पहले एचसीएफ निकालता हूं फिर एलसीएम निकालता हूं। एचसीएफ तो कितना आएगा, दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, 2। अब 2 में भी उभयनिष्ठ वो होता है छोटे वाली घात, तो ऊपर 2 की घात 1 है, नीचे 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 अर्थात 2 आएगा, ठीक है। और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं, ठीक है। अब लेसे पे चाहिए दोस्तों, तो लेसे पे में कॉमन क्या है, 2, तो 2 की उच्च घात लो, 2 स्क्वायर लो, 2 की उच्च घात लो, यानी 2 की उच्च घात लो दोस्तों, यानी 2 का क्या लो, 2 स्क्वायर लो, गुणे आगे 3 कॉमन नहीं है तो है जैसे लिख दो, 5 कॉमन नहीं है जैसे लिख दो, 17 कॉमन नहीं है जैसे लिख दो, 23 कॉमन नहीं है जैसे, इसको गुणा कर लो, जो गुणा आता है वही एलसीएम। फिर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर, अर्थात 510 और 92 के गुणन के बराबर आएंगे, तो जांच आप अपने हिसाब से दोस्तों कर लेना। अब तीसरा इसका भाग है दोस्तों 336 और 54, ये अपन करने वाले 336 और 54। तो 336 का मैं यहां कर देता हूं और आगे कर देता हूं 54 का, यहां 54 का
दोस्तों 336 का मैं कर रहा हूं तो देखिए 2 का जाता है 16 32 8 168 आएंगे। कैसे 2 एकम 2 1 बचा, फिर 13 हो गया, 2 छके 12, फिर 1 बचा, फिर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। 2 का भाग 168 का आधा कितना होता है? 84 होता है। कैसे? 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84 का आधा 2 का गया तो आधा 42 हुआ दोस्तों। 42 का आधा करे तो 21 हुआ दोस्तों। 21 में 3 का भाग गया तो 3 सत्ते 21, 7 बार 7 में 7 का भाग गया तो दोस्तों 1 बार। इसी प्रकार इसमें दे 54 में 2 तो आधा करो 27, 27 दूनी 54, 3 का गया तो 9 बार, फिर 3 का गया तो 3 बार, फिर 3 का गया तो दोस्तों 1 बार। ये मैंने गुणनखंड थोड़े फास्ट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि ये चीजें अपन पहले कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं 336 अर्थात 336 का गुणनखंड लिखता हूं। 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। 54 का मैं लिखता हूं दोस्तों, 54 का कितना? 54 का मैं लिखता हूं दोस्तों 2 गुणा 3 का क्यूब। अब एचसीएफ लिखता हूं। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन, 2 भी कॉमन है और दोस्तों 3 भी कॉमन है। तो एचसीएफ में तो निम्न घात कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है। देखो 2 कॉमन है तो 2 की निम्न घात मतलब 1, 3 कॉमन है, 1 में 3 की घात 3 है, 1 में 3 की घात 1 है तो 3 की घात 1 छोटी घात लेनी है एचसीएफ। 3 दूनी 6 एचसीएफ। एलसीएम की बात करूं तो दोस्तों कॉमन है उसमें तो बड़ी घात और कॉमन नहीं है उनको है, जैसे 2 कॉमन है। अब 2 कितनी? 2 की घात 4, बड़ी वाली घात 4 लिखो। 3 और 3 की घात 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 की घात 3 वाला लिखो, और फिर 7 कॉमन नहीं है तो एज इट इज लिख दो। ये गुणा कर लो, 16 गुना 9 गुना 7 जितना होता है वही एलसीएम होगा दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उनका गुणा करना और दोनों संख्याओं का अर्थात 336 और 54 का गुणा करना, वो हमेशा बराबर ही आएगा। अब हम चलते हैं आगे की 3 अभाज्य गुणनखंड वाले पे। 3 अभाज्य गुणनखंड वाले एचसीएफ एलसीएम। 3 वाले आते हैं तो संख्याएं छोटी आती है और 2 वाली आती है तो संख्याएं बड़ी आती है। जनरली ये पैटर्न एग्जाम में फॉलो किया जाता है। अब मैं दोस्तों इन संख्याओं का तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूं, तो मैं पहले का डायरेक्ट ही लिख देता हूं। 12 को 4 गुना 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 लिख देता हूं। 15 का गुणनखंड लिखना चाहूं दोस्तों तो 15 का गुणनखंड क्या हुआ? 15 का दोस्तों गुणनखंड हुआ 3 गुना 5 हो गया, और 21 का गुणनखंड 7 21 यानी 3 गुना 7। ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आप परीक्षा में यदि डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। यदि आप रफ में कर रहे हो उससे अच्छा फेर में करो, उसको लगेगा कि अच्छी तरह किया। और डायरेक्ट में गलतियां होती है तो मैं कहूंगा कि आप गुणनखंड ही करें। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है दोस्तों? 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है तो दोस्तों 3 लिख दीजिएगा। एलसीएम, एलसीएम दोस्तों 2 कॉमन नहीं है तो 2 की घात 2 है जैसे टिका दीजिएगा। 3 कॉमन है तो अधिकतम घात 3 की घात 1 की है, 1 की, फिर 5 और फिर 7 तो गुना कर दीजिए दोस्तों। 4 ये 4 आ गया, 4 पंजो 20, 20 या 60, 6 7 42, 420 आ जाएगा दोस्तों। गुना कर लेना आप, 420 आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था, दूसरे का करना चाहो। 17 17 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो 1 होता है, हमेशा याद रखना। यदि सभी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका एचसीएफ यानी में से पे तो 1 होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जिसमें कुछ नहीं कॉमन होता उसमें एक एक कॉमन होता है, क्योंकि एक सब का गुणनखंड होता है। और दोस्तों अभाज्य संख्याएं सभी, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो, सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो, उसका एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन सभी का गुणा होता है। तो वो तो है शॉर्ट ट्रिक। और करना चाहे तो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसका गुणनखंड कुछ नहीं, इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, खुद और 1, 1 गुना 23 और इसका भी 1 गुना 29, 2 ही गुणनखंड होते हैं, खुद और 1 अभाज्य तो नहीं है, लेकिन मैं ये दिखाने के लिए लिख रहा हूं कि दोस्तों क्या आपका एचसीएफ पता चल जाओ। तो देखो कॉमन कौन? 1, ये दिखाने के लिए मैंने 1 लिखा, नहीं तो गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड तो हो ही नहीं रहे, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के काय के गुणनखंड। और एलसीएम, एलसीएम का मतलब है 1 तो लिख लो, 1 से कोई मतलब नहीं। देखो 17 लिख लिया, 23 लिख लिया, 29, तीनों का गुना ही उत्तर होगा। तो लिख लेना, जो उत्तर आए वो उत्तर आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन तीसरे की, 8 9 और 25। अब दोस्तों 8 को लिख सकते हैं 2 की क्यूब, 9 को लिख सकते हैं 3 की क्यूब और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर।
और 9 को 3 स्क्वायर, क्यूब नहीं 3 स्क्वायर, 8 को 2 की घात 3, 9 को 3 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर में लिख सकता हूं, या भाज्य गुणनखंड भाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया। अब उसका एचसीएफ निकालना है। अब मैं बताऊं, ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं तो नहीं है, लेकिन इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। जब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 हो जाता है। एचसीएफ जब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा या सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो तो एचसीएफ 1 हो जाता है। और एलसीएम दोस्तों, एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आ जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर। जब जब एचसीएफ 1 आता है, जब जब एचसीएफ 1 आता है, तब तब एलसीएम उन संख्याओं का गुणा ही आता है, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, तो उनको एज इट इज लिख दो। अब सर आपने हमेशा क्या बताया है, आपने हमें ये बताया कि जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो उसके दो तरीके, या तो यूक्लिड्स मेथड से कर लो या इस अभाज्य गुणनखंड मेथड से कर लो दोस्तों। अब और क्या सर, यूक्लिड्स मेथड से ओनली 2 संख्याओं का ही मैसेपे निकाला जा सकता है। 3 संख्याओं से मैसेपे की बात करें तो ओनली ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है, या लिखा जाए अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब इससे करना है, यूक्लिड लिखा है तो उससे करना है। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम यूक्लिड्स विधि से तो अपन ने सीखा नहीं, ओनली अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखा है। तो सर आपने एचसीएफ तो 2 विधियों से सिखाया, एलसीएम एक ही विधि से सिखाया, तो चलो मैं एलसीएम का आपको एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं। एलसीएम का आपको एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं, ठीक है। एलसीएम का ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि 2 संख्याएं हैं ना, 2 संख्याएं हैं तो भी ये ब्रह्मास्त्र काम करेगा, 3 संख्याएं तो भी, 4 संख्याएं तो भी। तो यहां पे बताता हूं आपको 100 ट्रिक। एक तो 100 ट्रिक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र, और एक महाब्रह्मास्त्र बताऊंगा। पहले ब्रह्मास्त्र बताता हूं, है ना, जो आपने रामायण देखी होगी उसमें ब्रह्मास्त्र वो एक ब्रह्मास्त्र, एक महाब्रह्मास्त्र फिर बताऊंगा दोस्तों। तो देखो पहला ब्रह्मास्त्र बताता हूं। ब्रह्मास्त्र ये कि जैसे 8, 9, 25 का निकालना या किसी का निकालना, जैसे 12, 15 और 21 का निकाल देता हूं। तीनों को एक साथ लिख लो, तीनों को एक साथ लिख लो, ठीक है दोस्तों। तीनों को एक साथ लिख लो, तीनों को एक साथ लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब उसमें भाग दो 2 का, 1 में जाता 6 में, 15 में नहीं जाता तो एज इट इज लिख दो, जिसमें नहीं जाता उसमें है जैसे लिख दो, जिसमें जाता है उसमें दे दो। अब फिर 2 का जाता है, हाँ 2 का जाता है, फिर 2 3 6, 15 में नहीं जाता है जैसे लिख दो, जिसमें जाता है उसमें तो देकर लिख दो, जिसमें नहीं जाता उसको है जैसे लिख दो। फिर 3 का जाता है, 3 एकम 3, 3 पंचो 15, 3 7 21। फिर 1 तो हो गया तो खत्म, 5 का जाता है तो इसमें तो 1 पहले से ही है, 5 एकम 5 1 हो गया, और इसमें 7 में जाता नहीं है जैसे लिख दो। फिर 7 में दे दो, तीनों को तीनों 1 1 1 आ गया। अब तीनों का गुणा, इन सब का गुणा ही एलसीएम होगा। तो देखो गुणा कितना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 120, गुणा 120, 420, गुणा 420, तो देखिए उत्तर 420 आ गया। तो दोस्तों आ रहा है क्या, ये तो है शॉर्ट ट्रिक। अब सुपर शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब सुपर शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, महाब्रह्मास्त्र क्या है? अब एक और चीज दिखा रहा हूं, महाब्रह्मास्त्र, महाब्रह्मास्त्र दे रहा हूं दोस्तों, सुपर शॉर्ट ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक, वो समझिए। पहले 2 वाली में सिखाता हूं, ये 2 में भी ऐसे कर सकते हैं क्या दोस्तों, ये वाला 2 में भी यूज कर सकते हैं और 3 में भी, दोनों ट्रिक दोनों में यूज कर सकते हैं। देखिए 2 वाला ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2 संख्याएं मान लो 8 और 16 है, 8 और 9 है, एक इसमें भी सीखेंगे एक इसमें भी सीखेंगे, 8 और 16 या 8 और 9 है, एक इसमें भी सीखेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, सभी में सीखेंगे। अब देखिए 8 और 9 में करना, यदि 2 संख्याएं हैं, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में पूरी बार चला जाता तो बड़ी वाली संख्या ले सकते हो। यदि 2 ही संख्याएं, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में पूरी बार चला जाता तो छोटी वाली संख्या ही, बड़ी वाली संख्या ही लेसे पे होगी। अन्यथा दोनों का गुणनफल को लेसे पे लिख दो। यदि भाग नहीं जाता दोनों के गुणनफल को लेसे पे लिख दो, या फिर उसका डबल कर लो और उसमें भाग दिला दो। 3 संख्याएं हैं तो सबसे बड़ी वाली संख्या में, यदि सबसे बड़ी वाली संख्या में सभी छोटी संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाता है तो बड़ी वाली संख्या लेसे पे होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी वाली संख्या का डबल करो और फिर विभाजित करो, पूरी बार जाता तो डबल लेसे पे होगा, नहीं तो ट्रिपल करो फिर देखो, 4 बार करो फिर देखो, इस प्रकार से देखो। तो जब भी सारी छोटी संख्याओं का भाग सबसे बड़ी संख्या में जाता है तो बड़ी वाली संख्या लेसे पे।
अब देखिए दोस्तों, ये महाब्रह्मास्त्र था, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे सिंपली करना है। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिए हैं, आपको यहाँ गुणनखंड सारे करवा दिए यहाँ पे दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एक अलग अगला प्रश्न आपके सामने आया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं हैं, उनका HCF है 306 और 657 का HCF 9 है, और उन्हीं संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था भाई, उन दो संख्याओं का LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो भी लिखे आ रहे हैं ऊपर, ये प्रश्न है हमेशा, है ना, मैं क्वेश्चन लगाया हुआ नहीं है, ये सभी के सभी प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए, दोनों संख्याओं का गुणा, ये हमेशा बराबर होता है, ये एक संबंध होता है, आपको याद रखना है। एलसीएम कितना ज्ञात करना है, तो मैं लिख लेता हूं भाई, एलसीएम तो ज्ञात करना है, ये कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब यही है कि इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ गुना HCF 9 है तो 9 लिख लेता हूं, और दोनों संख्याओं का योग अर्थात 3 गुना, नॉट योग, 306 गुना 657। अब एलसीएम निकालना है तो सिंपल है, एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बटे, ये 657 अच्छे से लिखना था, 657 बटे, ये गुणा में था, इधर 9 आया तो भाग में आ गया, ये गुणा में था, इधर 9 भाग में आ गया। अब भाग दे दीजिएगा दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए भाग देखो, या तो काट लीजिए, या पूरी बार भाग जा रहा है क्या, 9 3 27 जा रहा है, इसका भाग इसमें पूरी बार जा रहा है, कितनी बार, 9 3 27, 3 बचा, 9 चौक 36, तो ये आ गया 34 गुना 657, जो आता है वही एलसीएम होगा। 34 गुना 957 ये आ गया दोस्तों, कितना आता है ये गुना करके आप लिख लो, ये तो साधारण बात है, लेकिन फिर भी मैं गुना भी आपको सिखा देता हूँ। 7 चौक 28, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल 2, 6 चौक 2 24, 2 26 दोस्तों। अब गुणा करते, 7 3 21, हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, हासिल का 1, 6 3 18, 1 19। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 8 3 6 6 12, 13, हासिल 1, 11 12, 1 हासिल का 2, 22 368 दोस्तों, इसका लेसे पे आ रहा है 22 338। आप इसको एक बार गुणा करके जरूर चेक कर लेना, ये दोनों का गुणा कंसेप्ट मैंने बता दिया है दोस्तों, मैंने कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता दिया है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले वाले प्रश्न। ये प्रश्न डायरेक्ट इस पर आधारित नहीं है, ये यूनिटरी डिजिट पर आधारित है, इकाई के अंक पर आधारित है, लेकिन इस प्रश्न को दोस्तों अपन करना चाहें, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6n 0 पर कभी समाप्त हो सकता है क्या। इसके दो मेथड बताता हूं, मेथड 1 और मेथड 2। दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका, भाई 6 की घात n प्राकृत संख्या है, मतलब 6 1 n जहां n क्या है, n जहां है 1 2 3, तो 6 की घात 1 6 होगा, 6 की घात 2 36 होगा, 6 की घात 3 216 होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 6 को भाई अंत में जीरो आना या इकाई का अंक 0 आना, इकाई अंक 0, अंक बराबर 0, मतलब वो क्या होगा, मतलब 5 से विभाजित। मैं उससे विभाजित देखूंगा, जो 5 से ही क्यों देखा, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या, और ये 6n है, 6n, इस 6 को मैं से 2 गुणा 3 की घात n लिख सकता, और अलग अलग करूं तो ये 2 की घात n और ये 3 की घात n। बताइए इसमें 2 और 3 के गुणनखंड है, 5 का गुणनखंड है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये शून्य पर कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 है कि 6n है, 6n की जगह 1 रखूं तो 6 1 हो गया, 36 उत्तर आएगा। 6 की घात 2 n की जगह 2 रखूंगा तो 36 उत्तर आएगा। 3 रखूंगा, 6 की घात 3 रखूंगा तो 216 उत्तर आएगा। 4 रखूंगा, 6 की घात 4 तो 216 गुना 6, अर्थात 6 चंग 36, फिर भी लास्ट में 6 आएगा। तो 6 की घात कुछ भी हो, अंतिम अक्षर हमेशा 6 आएगा, तो क्या 0 आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, तो 0 नहीं आ पाएगा। तो समाप्त हो सकती है क्या, तो आंसर होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, ये एक एप्टीट्यूड का अच्छा क्वेश्चन है। एक और प्रश्न है 4 की घात n वाला, उसी हिसाब से करना है। अब ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं हैं। मैंने पहले भी आपको समझाया और अभी फिर समझा देता हूं कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजाइट नंबर कहते हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। या गुणनखंड के रूप में बात करूं, ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक तो एक और एक वोक्षम, वो अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की बात करूं तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड के रूप में भाज्य संख्या की बात करूं तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें एक और खुद के अलावा और भी गुणनखंड हो और भी उसके फैक्टर हो, तो भाज्य संख्या है। तो भाई मैं पहला लेता हूं, इसको ले लेता हूं, पहले इसको सरल करता हूं कि भाई इसका फैक्टर है क्या। तो पहला, इस प्रश्न का पहला लेता हूं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये गुणे है, ये 13, ऐसे कोष्टक में इसलिए लिख दिया, पहले गुणा सरल करना। दोनों में 13 कॉमन आ रहा तो दोनों में मैं 13 को कॉमन ले लेता, ठीक है, 13 को कॉमन ले लेता। तो यह मंजिला कोष्टक का प्रयोग कर लेता हूं। यहां क्या बचा, यहां 13 कॉमन ले लिया दोस्तों, तो 7 गुना 11 बचा, 7 गुना 11 प्लस 12 में 13 बचा, 13 नहीं, ये कॉमन ले चुके हैं भाई। देखो ये यहाँ पे कॉमन लिया, यहां से 13 कॉमन, पर फिर प्लस, तो ये प्लस का चिन्ह, यहां से 13 में से 13 कॉमन गया तो 1 बचा। सरल करो, सरल करा तो आया 13 गुना, ये आपको 7 77 प्लस 1 78 हो गया। छोटा कोष्टक इसलिए लगा दिया क्योंकि मंजिला, छोटा कोष्टक जब खत्म हो जाता है 77 तो मंजिला कोष्टक को लगा दिया। आप चाहो तो मंजिला भी लगा सकते हो। ये कोष्टकों को तो मैंने आइसोलेट करने के लिए लगाया। 13 गुना 78, और 78 में आपको पता है कि भाग जाता है। 13 गुना इसको 78 को कितना, 13 39, 13 गुना 13 39 गुना 2, ये गुणनखंड होते हैं 78 के। अब देखो, अभाज्य संख्या ही वो होती है जिसके 2 गुणनखंड हो। इसके कितने गुणनखंड हो गए, 13 तो एक मान लो 2 और 3 हो गए, और ये 78 ही देख लो ना, ये भाज्य संख्या है। तो इसका या यहां इतना करने की जरूरत नहीं, मैं क्या बताऊं, इतना करने की भी जरूरत नहीं। कैसे, यहां करो, इतना करके देखना है तो देख लो, यदि ये नहीं देखना है तो इसकी जरूरत नहीं है। कैसे, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें खुद संख्या तो बहुत बड़ी है, खुद और एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो। देखो यहाँ 13 और 78 अलग फैक्टर आ गए, तो अलग फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या, हाँ ये भाज्य संख्या है, हाँ ये भाज्य संख्या, व्याख्या कर दी भाई, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे, खुद और एक के अलावा 13, 3 और 2 भी इसके फैक्टर है। दूसरा करता हूं, इसी का दोस्तों मैं करता हूं दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये तो 1 है, और प्लस कर देता हूं दोस्तों 5, बराबर में लिखता हूं, कॉमन कितना ले लेता हूं 5, अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें लिख देता हूं 7 गुना 6 गुना 5 तो बार गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और फिर प्लस का 5 बार गया तो 1 लिख देता हूं। इसको सरल किया दोस्तों तो यहाँ पे ये 5 आ गया, इसको सरल किया तो देखो ये क्या आया, यहां से 42 आ गया, 7 छंगे 42 का डबल 84, ये सही कर लेता हूं, चलो यहाँ 3 दूनी 6 6 24, यहाँ तो 4 3 12 12 24 और 42 को 24 से गुना कर लेता हूं, वही उत्तर आएगा। 4 दूनी 8 416 गुना 42 दूनी 84, ठीक है, ये 8 ये 10 और 9 और 1 10, 1008 आ गया, तो ये आ गया 1008, तो ये लिख देता हूं 1008 प्लस 1 आ गया। यहाँ छोटा कोष्टक भी लगा सकते थे, 5 गुना 1009 आ गया। अब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई ये संख्या तो बहुत बड़ी थी, तो खुद और एक के अलावा भी फैक्टर आ रहा है, देखो 5 भी आ रहा है, 5 से भी विभाजित है, 1009 से भी विभाजित है,
1009 से भी विभाजित। दो और फैक्टर आ गए, मतलब ये भी क्या है, ये भी भाज्य है। तो भाई ये भी क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले प्रश्न की। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान, ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ही है जो मैं यहाँ पहले से आपके बोर्ड पे लिखे हुए मिल रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, बोर्ड पर, आपकी जहां से भी आप देख रहे हो उस व्यू होने वाले पे जो प्रश्न पहले से लिखे रहते हैं दोस्तों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान, और भी मेहनत लगती है दोस्तों, पढ़ाने के अलावा ये क्वेश्चन को लिखते हैं तो उसमें भी बहुत मेहनत रखती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी बोलें कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग चल रही है, तो आप इसमें फायदा उठाएं। किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर ये वृत्ताकार पथ है, बिल्कुल ये वृत्ताकार, सही बना नहीं है लेकिन ये वर्त है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है साहब, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक साथ एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। देखो मान लो ये सोनिया है, एस फॉर सोनिया, और यहीं से रवि चला। अब भाई रवि एक चक्कर काटने में रवि चला और ये रवि चला, ये सोनिया चला। अब रवि तो 12 मिनट में ही काट लेता है एक चक्कर, और सोनिया है वो 18 मिनट में काट। तो इसका मतलब सोनिया कितने में, रवि 12 मिनट में काट लेता है, सोनिया 18 मिनट। तो भाई रवि ज्यादा फास्ट है, मतलब रवि ज्यादा फास्ट चलता है इससे, तो रवि आगे रहेगा। फिर ये मिलेंगे कब, ये जाएगी, तो ये एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये ज्यादा चक्कर काट के इसको पकड़ लेगा, रवि आगे चलेगा और सोनिया धीरे चलेगी। 18 मिनट लगते हैं मतलब स्पीड धीरे है, समय ज्यादा लगता है मतलब उसकी गति स्पीड धीरे है। तो सोनिया चल रही है और रवि फास्ट चल रहा, तो वो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब सोनिया चलती रहेगी, रवि एक एक्स्ट्रा चक्कर काट के उसके बराबर आ जाएगा। वो कब आता है, वो उसके एलसीएम टाइम जितना आता है। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, एलसीएम करना है, कितना टाइम लगेगा, वो समय कितना लगेगा, वो समय कितना लगेगा दोस्तों, उत्तर बता रहा हूं, वो समय लगेगा एलसीएम ऑफ दोनों का 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम होगा, उतना समय लगेगा। ये प्रश्न आपके कंपटीशन परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं, बोर्ड में भी बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रश्न आए तो उसमें एलसीएम कर देना डायरेक्ट, मतलब 18 और 12 का एलसीएम। अब सर आप इसमें डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र बता रहे थे ना, एलसीएम बताने का, बता दो यहाँ पे। मैंने कहा छोटी संख्या का भाग बड़ी महाब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, पहले तीनों तरीके बताता हूं, एलसीएम निकालने के तीनों तरीके यहाँ शांति से बता देता भाई, है ना। एलसीएम निकालने के तीनों तरीके पहले महाब्रह्मास्त्र बताता, ठीक है, आपको करना है और लास्ट में लिखूंगा जो बोर्ड परीक्षा। महाब्रह्मास्त्र ये है कि छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में पूरी बार चला जाता है, तो बड़ी वाली संख्या लेसे पे होगी दोस्तों। तो बड़ी वाली संख्या 18 है, 12 का भाग 18 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो लेसे पे नहीं होगा। फिर क्या करना, फिर बड़ी वाली संख्या का डबल करके देखो, छोटी वाली संख्या का भाग पूरी बार जाता है, तो बड़ी वाली संख्या का डबल ही उत्तर होगा। 18 का डबल 36, तो 12 36 जा रहा है 36, तो 36 ही इसका लेसे पे होगा। अंगुलियों पे बिना पेन पेंसिल को उठाए हुए, विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल, विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल, आई एम डूइंग दिस, मैंने ये कर रहा हूं। तो ये तो अब महाब्रह्मास्त्र। अब अपन करते हैं ब्रह्मास्त्र, यानी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं, इधर करने की शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता देता हूं। देखिए 18 और 12, मैंने कहा इसको एक में ही लिख दीजिएगा, 2 का भाग दो 9 और 6, फिर 2 का जा रहा है तो 9 में जाता नहीं है, जैसे लिख दो 3, 6 में जाता 3 बार, फिर 3 का भाग इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, ये तो पूरा हो गया, एक 3 बार एक्स्ट्रा, तो 1 रे 1 यहाँ रुक गया। अब गुणा कर लो, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 लेसे पे आया, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये तो है क्या, शॉर्ट ट्रिक। और महाब्रह्मास्त्र मैंने हवा में बोल दिया। अब आपको तो यहाँ तरीका करना है एग्जाम में, भाई एग्जाम ये भी एक तरह से तरीका छोटी क्लासों में बताते हैं। वो महाब्रह्मास्त्र तो मेरी हजारों हजार क्वेश्चन करने और सालों की मेहनत का नतीजा है, और ये आपके कई दिया रहता है बुक्स में। अब देखिए, अब मैं आपके यहाँ करता हूँ, लेसे पे चाहिए तो 18 का गुणनखंड कीजिए, 18 डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, 9 3 और 3, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर दीजिए। 12 4 3 12 होता है तो 2 का जाएगा,
6 बार 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। कहने का मतलब 12 का तो आया कितना, 2 3, 2 का स्क्वायर और 3, और 18 का आया 2 गुणा 3 का स्क्वायर। अब देखो लेसे पे का मतलब होता है, जो दो चीजें बताई थी, जो उभयनिष्ठ होता है उसकी तो बड़ी घात, 2 उभयनिष्ठ है उसकी बड़ी घात, 2 की घात 1 है, 1 की जगह 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 ले। 3 भी उभयनिष्ठ है तो 3 की बड़ी घात 3 की। उभयनिष्ठ नहीं होता तो हैजे से लिख दो, 2 की घात 2 4 और 3 की घात 9, 9 चौक 36, देखो 36। तरीके से करा तो भी 36 आया, ब्रह्मा छोटी से किया तो भी 36 आया, मां ब्रह्मास्त्र से किया तो भी 36 आया। अब ये 36 मिनट क्या, ये 36 मिनट है दोस्तों, ये 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो लिख देना कि रवि और सोनिया एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो वो दोनों दोस्तों एक ही दिशा में चलना भी महत्वपूर्ण है। सामने जाएगा तो वो जल्दी ही मिल जाएंगे, बहुत जल्दी, 18-12 से भी कम, HCF मतलब बहुत कम पे मिल जाएंगे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो वो HCF LCM के बराबर दोस्तों मिलेंगे, और वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, मैं इसको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है, 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।